हमारी एपिसोड की शुरुआत में बुलेट एक्सप्लोजन की आवाज हर तरफ फैलती। कुरोहाना यामा के मुंह में बुलेट एक्सप्लोजन के बावजूद भी वो फाइट को फिनिश कर देता, इसके बाद ही गिरता। जबकि दूसरे सीन में मेट्रोपॉलिटन बोर्ड में जो इस वक्त चार्ज होता है वो एक शख्स पे बहुत गुस्सा होता कि तुम्हारी गोलियां कैसे चोरी हो गई। मगर इसी में कुरोहाना यामा स्पेक को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा होता। कुरोहाना यामा के मुंह को देख के वो समझ जाता कि जो बुलेट्स चोरी हुई थी वो स्पेक नहीं की थी, जो कि उसने कुरोहाना यामा पे इस्तेमाल की। और कुरोहाना यामा को हर कोई जानता होता। तो जो यहाँ का इंचार्ज होता वो कहता है उसे थोड़ी रिस्पेक्ट तो दो। इसी में सारे लोग सैल्यूट करने लगते और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजने लगते। मगर जब वो जा रहा होता है तो वहाँ का इंचार्ज कहता है कुरोहाना यामा, हम तुम्हारे बहुत बहुत एहसानमंद है। इसी में वो गाड़ी में बैठ के जाने लगता। मगर स्पेक पीछे से कैप्टन पे हमला कर देता। जब ड्राइवर गाड़ी आगे चलाने की कोशिश करता है तो गाड़ी अपनी जगह से हिलती भी ना। असल में ये सब कुछ पुलिस स्टेशन में हो चुका होता है और ये कार ड्राइवर किसी को बता रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ, जो कि वो मजीद बताता हमारी गाड़ी इसलिए आगे नहीं जा रही थी क्योंकि उसे पीछे से स्पेक ने पकड़ा होता और स्पेक ने लगभग हर पुलिस वाले का सफाया कर दिया होता। यूं ही स्पेक पूरी गाड़ी को उल्टा देता और जब कुरोहाना यामा गाड़ी से बाहर निकलने लगता तो स्पेक उससे बहुत मारता, यहाँ तक उसके जख्मों पे भी मारता। इस पर स्पेक कहने लगता, तुम्हारे पास मौका था जीतने का, अगर तुम मुझ पे इसी तरह ही हमला करते रहते। तभी कुरोहाना यामा मुड़ के दोबारा से हमला करता, मगर तुरंत से स्पेक गन निकाल के उसकी टांग पे शूट करता और करता चला जाता। तब तक शूट करता जब तक बुलेट खत्म ना हो जाती। कुरोहाना यामा नीचे गिर जाता। इसके बाद स्पेक अपने लिसोड़े से दूसरी गन निकालता और लात मार के दूसरी तरफ फेंक देता। और जब कुरोहाना यामा उसकी तरफ दोबारा से बढ़ता तो वो उसकी दूसरी टांग पे भी शूट कर देता और करता चला जाता। और वो ड्राइवर बिल्कुल मेरी तरह देखा हुआ एक्सप्लेन करता चला जाता। वो बताता कुरोहाना यामा और उसके सर के दरम्यान में तकरीबन 4 इंचेस का फासला होता। ये बिल्कुल एक टेक्निक की तरह है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आम बंदा भी पत्थर को बीच में से तोड़ सकता है। पर इस बार पत्थर के बजाय कुरोहाना यामा का सर होता। और उस हमले के दौरान में जो आवाज आई थी सुनने में तो लगता था कुरोहाना यामा का काम तमाम हो गया। स्पेक मारता चला जाता जो कि वो ड्राइवर एक्सप्लेन करता चला जाता और वो ड्राइवर सिर्फ इतना ही बताता। हाँ, दिखने में तो लगता था कि कुरोहाना यामा का काम तमाम हो गया, पर कुरोहाना यामा तो कुरोहाना यामा है। जब स्पेक कुरोहाना यामा की जान लेने लगा, इसी में कुरोहाना यामा जब अपनी आंख खोल के देखता है उसे बाकी का फादर दिखता। इसी में स्पेक शूट कर देता। कुरोहाना यामा अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करता। कुरोहाना यामा वक्त पे ही अपने मुंह की दिशा बदल लेता। उसके जख्मों के बीच में से उसकी गोली गुजर जाती। हाँ, उसकी फटी हुई चीख में से गोली गुजर जाती। इसी दौरान कुरोहाना यामा उस पे टूट पड़ता और एक खतरनाक वार करता और उसी पत्थर वाली ट्रिक का इस्तेमाल करता और इस बार स्पेक के बूते पे पड़ा होता। और वो ड्राइवर मजीद बोलता, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। कुरोहाना यामा जैसे स्ट्रीट फाइटर के बारे में तो मैंने जरूर सुना होगा, बल्कि कौन उसे नहीं जानता। वो लेजेंडरी फाइटर बहुत मशहूर है और सुनने में और आंखों से देखने में बहुत फर्क होता है। इसके बाद कुरोहाना यामा मारता चला जाता। कुरोहाना यामा को एक्शन में देख के मेरा भी जज्बात काफी जाग गए। दिखने में तो कुरोहाना यामा इस फाइट का विनर था, पर स्पेक ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें छुपा ली, जिसकी वजह से कुरोहाना यामा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्पेक ने स्टंट ग्रेनेड, जिसे फ्लैश ग्रेनेड भी कहा जाता है, उसने वो इस्तेमाल किया, जिसे सारे पुलिस ऑफिसर अच्छे से जानते हैं, जो कि थोड़े वक्त के लिए अंधे के साथ ही साथ बहरा भी कर देती है। वो ड्राइवर मजीद बताता, हम पुलिस ऑफिसर को ये बहुत अच्छे से पता होता है, ये एक बार हमने बस हाईजैकिंग के दौरान इस्तेमाल भी की थी और उसके इस्तेमाल होते ही वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसने कोई भी वेपन पकड़ी हो, बस अपने आप को बचाने की सोचता है। ये इंसानों की फितरत है, जिसे ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाता है। पर अगर हम कुरोहाना यामा की बात करें, कुरोहाना यामा तो कुरोहाना यामा है। वो थोड़ा सा भी ना हिला, थोड़ा हैरान था, मगर वो भी इंसान है। वो अंधा हो चुका था, पर उसका पंच बिल्कुल ठीक जगह पे था, पर वहाँ पे स्पेक मौजूद नहीं था। तभी तुरंत से स्पेक उसे पीछे से पकड़ लेता। जिस तरीके से स्पेक ने इसे पकड़ा हुआ है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं जो इसका तोड़ कर सके। पर कुरोहाना यामा का जो हाथ का प्रेशर है वो डायनामीटर भी नहीं मेजर कर सकता। और यही वो घड़ी थी जब कुरोहाना यामा ने इस्तेमाल किया अपना हाथ का प्रेशर, ना कि कोई टेक्निक।
यहाँ तक काट का झुंड भी वो सिर्फ अपनी फिंगर से अलग कर सकता है। स्पेक का हाथ तो बिल्कुल अलग ही होने जा रहा था। साथ ही साथ वो पुलिस ऑफिसर एक बॉक्सर के बारे में बताता है, वेल्टरवेट चैंपियन यूरी चकोस्की। यहाँ पे थोड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं जिसने बाकी द ग्रैपलर नहीं देखी, जो कि मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा। यूरी चकोस्की वेल्टरवेट चैंपियन से हैवीवेट चैंपियन में स्विच होने जा रहा था, मगर इससे पहले ही रिटायर हो गया। उसकी रिटायर की वजह ही उसका मुकाबला कोराहाना यामा से हो गया था। उसका हाथ जैसे कि फट ही गया हो, पर इसका कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं था। यही हाल स्पेक के साथ होता और स्पेक डर के मारे तड़पता रहता। तो बस स्पेक को भी कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे, तो वो अपनी मिडल फिंगर उसके कान में घुसा देता। शायद उसके दिमाग तक भी पहुंच गई हो, और कोरोहाना यामा ने भी उसे इतनी आसानी से जाने ना दिया। तो उसकी गर्दन कोरोहाना यामा के हाथ में है। तो अगर कोरोहाना यामा ने उसका हाल उसके हाथ जैसे किया तो उसके लिए तो दुनिया की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पर उसको ये करने की जरूरत ही ना पड़ी। थोड़ा से प्रेशर से स्पेक गिर जाता और एक तूफानी बैटल के बाद कोराहाना यामा को फाइनली विक्ट्री नसीब हो ही जाती। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है किसी वजह से स्पेक का जिस्म पतला हो गया होता, जो कि डॉक्टर को भी समझ में ना आती। डॉक्टर कहता जब ये यहाँ कल लाया गया था तो दिखने में लगता था ये 50 का है या उससे ज्यादा, और आज मैंने जाना है ये 97 सालों का है, पर एकदम से कमजोर क्यों? इसी के सवाल करने पे डॉक्टर बिल्कुल इस जैसा एक और वाक्य सुनाता। कैलिफोर्निया 1976 खजाने की तलाश में निकला हुआ था जैक ली बियॉन्ड। उसने एक डूबी हुई शिप पाई जो कि वो 30 सालों से उसकी तलाश में था, जो कि तकरीबन हर महंगी चीज से बड़ी हुई थी। गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, एंटीक आइटम्स और 200 से ज्यादा चेस बॉक्स थे। उसने कहा उसे पाते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, पर उसकी इस बात को मजाक ही लिया गया और उसकी डिस्कवरी के बाद 14 दिनों बाद वो मर गया। कुछ लोगों को लगा कि उसे मारा गया है, आखिर इतना अमीर इंसान है वो, और कुछ ही देर में सबका कुछ और कहना था कि ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि वो बुढ़ापे की वजह से मर गया है। उसके जानने वाले उनको कुछ समझ में ना आता क्योंकि वो सिर्फ दिखता मिडिल एज मैन था, पर असल में था वो बहुत बूढ़ा। इसी में हमें दोबारा से प्रेसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है, जिसपे वो डॉक्टर कहता है वो तो सिर्फ एक कहानी है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। और कहानी के मुताबिक उसकी एज 88 साल की थी, पर अब उनकी आंखों के सामने है। और रूमर्स के मुताबिक तो कुछ लोगों का ये कहना था वो खुशी के मारे ही आगे पहुंच गया। तो मेरे ख्याल में ये बंदा भी बिल्कुल इसी तरह है, उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। और स्पेक की तो दिली ख्वाहिश यही होती है जिसके लिए वो टोक्यो आया होता है, हार का मजा चखना, जो कि कोरोहाना यामा ने देखते ही देखते ये तूफानी एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती।